तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट vectors 1 1 1 1 minus 1 1 and 0 1 1 0 1 1 form a basis for the vector space V3R का बेसिस है। ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो गिवन दैट, तो ये एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, इसमें से V3 फील्ड R पर वेक्टर स्पेस होता है और कोई V3R का कोई नॉन एम्प्टी जो सबसेट होता है, वहाँ V3R का बेसिस कब होता है, जब उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो और V3R का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। तो गिवन V3R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर and S is equal to 1 1 1 1 minus 1 1, ये होगा 0 1 1 B a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V3R. Then we have to prove that S is a basis of V3R। ठीक है। In order to prove S is basis of V3R, we have to show that number first, S vectors of S is linearly independent, ठीक है। और दूसरा V3R जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ S या लीनियर स्पान ऑफ S। V3R का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, वेक्टर ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने S में एलिमेंट हो उतने स्केलर लेंगे। इसका नाम अल्फ़ा 1 रख लेते हैं, इसका नाम अल्फ़ा 2, इसका नाम अल्फ़ा 3। तो लेट, ठीक है, A और B C belong in R such that A alpha plus B beta, A alpha 1 plus B alpha 2 plus C alpha 3
इज इक्वल टू 0। तो ए अल्फ़ा 1 का मान क्या है 1 1 1, बी अल्फ़ा 2 का मान क्या है 1 -1 1, सी अल्फ़ा 3 का मान क्या है 0 1 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं क्या ए क्या लिख सकते हैं बी माइनस बी बी कामा लगा के, ये क्या होगा 0 सी 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 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 0 0 ऐसे। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस 0 सी, 0 सी लिख लिया, सी लिख 0 लिख लिया, तो 0 सी लिख दिए, सी को 0 सी लिख दिया। यहाँ पे कामा ए माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इसको होगा 0 0 0 बाई कंपेयरिंग तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस प्लस 0 सी या ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन, इसको नाम रख लो फर्स्ट, इसको सेकंड रख लो, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये आ गई इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, है ना। यहाँ नीचे के दो इक्वेशन नहीं आ रहे हैं तो इसको हम ऊपर लिखे देते हैं, इन सब इक्वेशन को एक साथ। ए प्लस बी बराबर 0, दूसरा क्या है ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा मकसद ये है कि ए बी सी तीनों का मान 0 आ जाए, तभी हम कह पाएंगे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो देखने से पता चल रहा है यदि इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे तो बी बी कट गया, तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे तो तब भी बी बी कट जाएगा, तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ए और सी के रूप में दो इक्वेशन आ जाएगा, तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और ए और सी की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ए और सी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तब बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। और तो तीनों वैल्यू यदि ए बी सी की वैल्यू 0 आती है तब हम कहेंगे कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या है लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो क्या करें इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हुआ ए 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फिर क्या करें एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा बी बी कट गया, तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो को भाग दे दोगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ, ये हो गया इक्वेशन 6 है। अब देखो फिफ्थ और 6 को सॉल्व करते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो सी का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिफ्थ -6, तो फिफ्थ से 6 को घटाएंगे तो माइनस ए तो ए सी कट गया, 2a से a निकालेगा तो a इज इक्वल टू 0, अब a की वैल्यू कहाँ रख दो, a की वैल्यू किस फिफ्थ में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ है। तो फिफ्थ में a की वैल्यू तो 2 × 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 भी आ गया। ठीक है, और a और c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा
ए के स्थान पे 0 माइनस बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू भी 0 आ गई। लिखो बैठो। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिए गए हैं, ये कल नहीं दूसरा है, उसी तरह। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकाल दी हम सॉल्व करके। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से वही है, दिखाई देते हैं क्या है। ये 3 वेक्टर हैं, इनका नाम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लिख लो, और ये एस के एलिमेंट हैं, तो ये एस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो हम 3 स्केलर लेते हैं ए बी सी आर के, आर फील्ड है यहाँ। तो यहाँ पे ए अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2 ए अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ए अल्फ़ा 1 का मान ये है, अल्फ़ा 2 का मान ये है, अल्फ़ा 3 का मान ये है, ये रख दिए। ए बी का गुना सबके साथ, अस्सी का गुना सबके साथ, कंपेयर किए तो 3 इक्वेशन आ गए। इन तीनों को जोड़ दिए, जोड़ने से ये आया, ये तो इसको 0 0 0 कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी बराबर भी 0, ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ लिखा गया। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गए। अभी तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 इक्वेशन। सेकंड देखो, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सेकंड और थर्ड को जब जोड़ देंगे तो बी बी कट जाएगा, बी बी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो बी बी कट जाएगा। तो ए 2a, तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे ए प्लस सी बराबर 0। अब ए और सी के रूप में 2 इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सी कट गया, तो 2a से ए निकाला तो ए आया, तो ए बराबर 0। अब ए का मान इक्वेशन 5th में रख दिए, तो क्या हुआ 2 × 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी का मान 0। अब ए और सी की वैल्यू कहाँ रख दिए, इक्वेशन 3rd में रख दिए, तो ए और सी का मान 0 रख दिए, तो बी का मान भी क्या आ गया 0। तीनों वैल्यू क्या आ गई 0। एक तरीका क्या है, कल तरीका क्या बताए थे, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल के उसकी रैंक निकाल लो। तो रैंक और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी सेम यदि आ गया तो दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और जो कि ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0 हो। आसान वही वाला है, इसमें तो मान लो सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब सॉल्व करने में हो सकता है कहीं असुविधा हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है रैंक निकालने में। डिटरमिनेंट की वैल्यू भर निकालना है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाए, 0 के बराबर नहीं रहेगी, तो समझ जाओगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है। सर ये जो नंबर ऑफ अननोन था, ये नंबर ऑफ अननोन का मतलब क्या है, नंबर क्या, नंबर ऑफ अननोन का मतलब अज्ञात राशियाँ, चर राशियाँ, वेरिएबल। ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन में, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, इन्हीं को कहे नंबर ऑफ अननोन का मतलब चरों की संख्या, वेरिएबल की संख्या। तो कितने वेरिएबल का इक्वेशन है ये, 3 वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ अननोन, उसी को हिंदी में अज्ञात राशियाँ बोलते हैं। अज्ञात राशियों का हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद होता है अननोन, अज्ञात। ठीक है, जो राशि पता नहीं है। तो चर का पर्यायवाची होता है अज्ञात। ठीक है, तो अननोन लिखो, चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल 3 है और उसकी रैंक भी 3 है। ठीक है, इसको लिखो। तो तब तक हम थोड़ा सा सेकंड मेथड इसमें भी लगा देते हैं। आर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए बराबर क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ देखो ए बी सी के कोफिशिएंट 1 1 0 1 1 0, इसमें 1 -1 1 1 -1 1, इसमें 1 1 1 1 1 1, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मान निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट मान निकालोगे तो क्या लिखोगे 1 × इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -1 1 1 1, ऐसे बीच में माइनस लगता है 1, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 1 1 1, फिर 0। ठीक है, इसको छोड़ो तो 1 -1 1 1, ऐसे। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी 1, ये -1 -1, ये -1, तो ये तो क्या होगा 1 -1, ये तो सब शून्य हो गया। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 1 × -2, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स से 3 रो 3 कॉलम का 18 माइनर बन सकता था और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या हुई 3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की क्या रैंक क्या हुई 3। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं 3, तो जब दोनों सेम होते हैं
तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, एक मात्र सलूशन होता है, कौन, a = 0, b = 0, c = 0। तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसको डिनोट किससे करते हैं, रो ऑफ ए से, इज इक्वल टू 3। हियर नंबर ऑफ अननोन, नंबर इज इक्वल टू 3। तो सिंस नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 3 = 3, ऐसे ना। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सर इसके आगे वो लिख दीजिए और है, इस वाले के आगे से और लिखना है। फिर ऐसे लिखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैज यूनिक सलूशन a = 0, b = 0, c = 0, a = 0, b = 0, c = 0। अब जब a = 0, b = 0, c = 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखो, सिंस फॉर a∝1, b∝2 और c∝3 = 0, we get a = 0, b = 0, c = 0 implies vectors of S is linearly independent। ठीक है, वेक्टर्स ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, S के सदिश क्या हैं, रैखिकता स्वतंत्र हैं। वेक्टर्स ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र है। अब हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि V3R का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट, ऊपर की एक लाइन बिठाएं, लिख ले, सेकंड नंबर अब दिखाएंगे हम। नाउ अब वी हैव टू शो दैट each element of V3R is expressed as a linear combination of vectors of S, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में V3R का ईच एलिमेंट क्या है, रिप्रेजेंट है, व्यक्त है। ठीक है, क्या दिखाएंगे, V3R का हर एक अवयव S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, किसका, V3R का। V3R का क्या लेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह
एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो जब यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो लिखो लेट ए कामा बी कामा सी बी एनी आर बीटेरी एलिमेंट ऑफ V3R। देन ए कामा बी कामा सी इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या लिखते हैं, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3। ठीक है, तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट यदि एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, तब हम कहेंगे कि उसका ऑल एलिमेंट एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। इसी को लिखते हैं ए बी सी इज इक्वल टू A1 लिखो, अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी बताओ, ये थी 1, A2 अल्फ़ा 2 की 1 माइनस 1 1, A3 अल्फ़ा 3 की वैल्यू 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको लिखते हैं ए बी और सी इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा क्या, ये A1 A1 A1, ये हो जाएगा A2 A2 A2, ये क्या आ जाएगा 0 A3 और A3 A3। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, A कामा B कामा C, इसको लिखो A1 प्लस A2 प्लस 0 A3, A1 माइनस A2 प्लस A3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस 0 A3 इज इक्वल टू A, A1 माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू B। ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू C, ये आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A, A1 प्लस माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू B, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू C। ये इक्वेशन हो गया क्या, इस इक्वेशन को लिख लेंगे हम क्या, इसका नाम इक्वेशन लिख लो फर्स्ट का है, लिखोगे A, अब इसका नाम B लिख लेते हैं, इक्वेशन C, और ये इक्वेशन हो गया D। वहाँ 1 2 3 डाले थे, यहाँ पे ABC डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार जैसे वहाँ भी ऐड किए थे, देखो एक बार B और C को जोड़ दो, एक बार C और D को जोड़ दो, तो A1 और A3 के रूप में तो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन B एंड C, B और C को जोड़ते हैं, तो B और C को जोड़ते A2 कट जाएगा, तो A1 2 A1 ना, प्लस A3 इज इक्वल टू आएगा A प्लस B। ये इक्वेशन हो गया E। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन कौन, C एंड D, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A2 कट जाएगा, तो 2A1 प्लस 2A3 बराबर B प्लस C, ऐसे आ गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन कौन सा मिल गया आपको, इक्वेशन EF। अब देखो E और EF को दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ 2A1 यहाँ भी है, 2A1 यहाँ भी है, A3 तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी।
A3 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो A1 की वैल्यू भी आ जाएगी। A1 A3 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू भी आ जाएगी। यही हमें फाइंड भी करना है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन F फ्रॉम E, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन F फ्रॉम इक्वेशन E, यानी E माइनस एफ करेंगे, E माइनस एफ करेंगे। तो E माइनस एफ करेंगे तो माइनस साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2a कट गया तो -a3, -a3 इज इक्वल टू होगा b भी यहाँ कट गया तो क्या बचा, a माइनस सी। तो a3 इज इक्वल टू होगा c माइनस ए, a3 इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस ए। अब a3 की वैल्यू कहाँ रख दोगे, e में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a3 इन इक्वेशन E, इक्वेशन E में A3 की वैल्यू रखे देते हैं तो क्या होगा, 2a1 प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस बी। तो 2a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b माइनस सी। तो 2a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस b माइनस सी। तो a1 इज इक्वल टू होगा 2a प्लस b माइनस सी अपॉन 2, ये आ गया a1 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको a3 या a1 तो मिल गया। अब किसकी ज़रूरत है, a2 की। तो a2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन b को देखो, आपको a2 इसमें शामिल है कि नहीं है। देखो इसमें इक्वेशन b में यदि हम a1 की वैल्यू रख दें तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। इससे निकालोगे तो a1 a3 दोनों रखना पड़ेगा, इसमें भी a1 a3 दोनों रखना पड़ेगा, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ a1 भर की वैल्यू रखना पड़ेगा तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। b में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन, ऊपर की एक लाइन उठाते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन b इक्वेशन में a1 की वैल्यू रख देते हैं तो क्या है, इक्वेशन तो ये है a1 प्लस a2 बराबर a। a1 की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस b माइनस सी अपॉन 2 प्लस a2 इज इक्वल टू a। ऐसे a2 इज इक्वल टू a माइनस 2a प्लस b माइनस सी अपॉन 2, ऐसे इसके नीचे a के लिखो, एलसीएम लो तो होगा a2 इज इक्वल टू होगा 2 LCM, तो 2a माइनस b प्लस सी, 2a कट गया तो a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, c माइनस b अपॉन 2, यही ना, माइनस b प्लस सी को c माइनस b लिख सकते हैं। तो a2 की वैल्यू भी आ गई। अब a1 a2 a3 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन a में, कहाँ रख देंगे, इक्वेशन a में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a तो ये था a b c इज इक्वल टू a1 1 1 1 a2 1 माइनस 1 1 a3 0 1 1, यही ना था। इसमें वैल्यू रख देते हैं तो a b c, a1 के स्थान पे क्या लिख दें, 2a प्लस b माइनस सी अपॉन 2, फिर लिख दो 1 कामा 1 कामा 1, a2 की वैल्यू रख देते हैं c माइनस b अपॉन 2, 1 माइनस 1 और 1, ये हुआ। a3 की वैल्यू रख देते हैं c माइनस ए, तो c माइनस ए यहाँ पे क्या 0 1 और 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फील्ड के एलिमेंट हैं, ये वाले तीनों, ये सब एलिमेंट जब a प्लस बी प्लस ए बी सी क्या है फील्ड के एलिमेंट हैं, तो ये 2a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 भी फील्ड का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि रियल नंबर का फील्ड है। फील्ड क्या है, रियल नंबर का फील्ड है कि नहीं है, तो ये सब रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे,
तो क्या लिखेंगे, हेयर 2a + b - c upon 2 belong in R, c - b upon 2 belong in R, और c - a belong in R. Here R is field, R is a field. ठीक है, तो आपको फील्ड में 3 एलिमेंट ऐसे मिल गए कि तीनों एलिमेंट का यदि हम यस के वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ते हैं तो V3R के एलिमेंट के बराबर आ जाता है, V3R के आर्बिट्रेरी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि V3R का ईच एलिमेंट, ये हम ABC किसका एलिमेंट लिए थे, V3R का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, और उसको हम दिखा दिए कि वे क्या है, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका मतलब V3R का ईच एलिमेंट है यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्लियरली आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V3R इज expressed as a linear combination of element of S. It means each element of V3R is expressed as a linear combination of element of S, that is V3R is equal to linear span of S. V3R is equal to linear span of S, अर्थात V3R is generated by S, अर्थात V3R का जन्म S के फाइनाइट एलिमेंट से हो रहा है, क्योंकि S के हर एक एलिमेंट को S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर S इज बेसिस ऑफ, देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या 1 1 1 और 1 - 1 1 और 0 1 1 इज ए बेसिस ऑफ V3R। ये V3R जो यस था, यस को बेसिस होने के लिए 2 कंडीशन की ज़रूरत थी हमें, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस, और दूसरा ईच एलिमेंट ऑफ V3R इज एक्सप्रेस्ड एट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ यस। तो दोनों दिखा दिए, इसका मतलब यस क्या हो गया, V3R का बेसिस हो गया। क्या हो गया, बेसिस हो गया। कितना टाइम है अभी, है अभी 20 मिनट। एक और क्वेश्चन बताते हैं। 20 मिनट 50 मिनट है ना, हाँ 10 मिनट है, तो 10 मिनट में बता देते हैं। देखो आगे, ये क्वेश्चन है, लिख रहे इसको, कहाँ तक लिखे हो आप, इधर ऊपर तो मिटा सकते हैं ना 1-2 लाइन। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़ यस इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R, इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R, then prove that यस डैश जिसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा इज आल्सो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R, इज आल्सो बेसिस ऑफ V3R। ये भी क्या होगा, V3R का बेसिस होगा, ये प्रूव करना। ठीक है ना।
एक तो बेसिस का पता है आपको पहले से, ठीक है। तो लिखो गिवन दैट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा इज ए बेसिस ऑफ VCR, then we have to prove that S dash is equal to alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha is also basis of VCR, ठीक है। तो क्या करेंगे, नहीं तो लेट इन ऑर्डर टू प्रूव S dash is a basis of V3R, we have to show that क्या दिखाएंगे, so that नंबर फर्स्ट वेक्टर ऑफ S dash is linearly independent, ठीक है। और दूसरा ये दिखाएंगे कि V3R इज जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ S, अर्थात VCR का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट को दिखाते हैं। तो लेट वेक्टर्स ऑफ S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, A B और C बिलोंग इन R सच दैट क्या A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, B इंटू बीटा प्लस गामा, C इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब यदि हम ये दिखा दें कि A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर 0, तो क्या होगा, S डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, यही ना। जिन स्केलर का उपयोग किए हैं उन स्केलर को 0 दिखाना आपका मकसद है, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो A अल्फ़ा A बीटा, B बीटा B गामा, C गामा C अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा वालों की इकट्ठा करते हैं तो A प्लस C गामा अल्फ़ा, A प्लस B गामा बीटा, B प्लस C गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है, ये 0 0 0 नहीं 0 पर लिखे रहो। अब देखो आपको पहले से न पता है, सुनो, अल्फ़ा बीटा गामा जो S के एलिमेंट है S बेसिस है पहले से पता है। इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा गामा के पहले जिन स्केलर का मल्टीप्लाई करके जोड़ने से 0 आता होगा तो वे सब स्केलर की वैल्यू 0 होगी। तो देखो अल्फ़ा बीटा गामा के पहले इन एलिमेंट का गुणा किया गया, गुणनफल का योगफल 0 भी आ रहा है। तो निश्चित रूप से अल्फ़ा बीटा गामा के जो कोफिशिएंट हैं वे तीनों 0 के इक्वल होंगे कि नहीं। देखो यहाँ पे सुनो आप, निखिल ये बोल रहे हैं कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हर हाल में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि S बेसिस है, पहले से पता है। तो जब S बेसिस है तो S के एलिमेंट के पहले जिन स्केलर को मल्टीप्लाई करके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर करोगे तो उन सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि S के अल्फ़ा बीटा गामा किसके एलिमेंट हैं, S के ना। तो इनके पहले किन स्केलर का उपयोग किए, इसका किए, और इनके गुणनफल का योगफल 0 है। तो निश्चित रूप से इनके पहले जो कोफिशिएंट होंगे तीनों कोफिशिएंट 0 के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि S बेसिस है किसका, V3R का। तो S के वेक्टर हर हाल में क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा के पहले जिन स्केलर का उपयोग किया गया है वे सब स्केलर किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे।
तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फिर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फ़ा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया 4। अब 4 से फर्स्ट को घटाओ, 4 से सेकंड को घटाओ, 4 से थर्ड को घटाओ, तो a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी से घटाते हैं इसको a c, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 0, a c कट गया तो b बराबर 0 आ गया। और फिर a प्लस बी प्लस सी से अब इसको घटाते हैं a प्लस बी को, तो माइनस a माइनस बी, तो 0 माइनस 0, तो ये a b कट गया तो c इज इक्वल टू भी 0 आ गया। अब फिर से a प्लस बी प्लस सी से अब इसको घटाते हैं b c को, तो b और माइनस सी इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो b c काट दो तो a इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा किसके वेक्टर थे, एस डैश के, और इनके पहले ए बी सी का गुणा करके गुणनफल का योगफल शून्य किए, तो ए बी सी तीनों का मान शून्य हम दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, एस डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, एस डैश के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर ए अल्फ़ा प्लस बीटा और बी बीटा प्लस गामा और सी गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, that is vectors of S dash, that is vectors of S dash is a linearly independent, S dash के सदिश भी रैखिकता स्वतंत्र हैं। अब आप दिखाएं, क्या दिखाएंगे, आपका टाइम भी हो गया होगा ना, ठीक है, आप दूसरा पार्ट कल दिखाएंगे, जाओ। अब ये दिखाएंगे कि V3R का ईच एलिमेंट एस डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो हम एस डैश V3R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो एस डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। और ये दिखाने में यदि कामयाब हो गया, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि V3R का ईच एलिमेंट एस डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है।